Hey everyone, welcome back to the मंजिल क्लासेस एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। गाइस, ये आपके यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सटेंसिवली देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब आपका एक्सेस पूरे ग्लोब में हो, जब आपका एक्सेस पूरे ग्लोब में हो, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई रह रहा है, आप उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इवेंट हो रहा है, आपको उस इवेंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई चीज बनाई जा रही है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई नया आइडिया, नया नॉलेज और नई कुछ भी डिस्कवरी होती है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का जो टर्म है सबसे पहले 1990s में और 1980s में ये तब बड़ी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस मिली। बेसिकली 1980s और 1990s से पहले दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक पार्ट था जिसे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जिसे हम प्राइवेट वर्ल्ड कहते हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इसको डोमिनेट कर रहा है, जिसमें आपका वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूर अमेरिका, कनाडा, ये कंट्रीज आती थी। एंड दूसरा ब्लॉक था जो सोशलिस्ट ब्लॉक था। सोशलिस्ट ब्लॉक मीन जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था, जहां पे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही थी। तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड को इंपॉर्टेंस मिलती है 1980s और 1990s में। अब ये है क्या ग्लोबलाइजेशन? देखिए, आज के टाइम पे अगर आप देखो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है पूरी दुनिया की। इसका मतलब क्या है? दुनिया में 190 से ज्यादा कंट्रीज हैं और वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो अलग अलग लोग हैं। तो 1990 से पहले इतनी इंटरेक्शन हमारी नहीं थी। ऐसा नहीं इंटरेक्शन थी नहीं, इंटरेक्शन थी, बट इंटरेक्शन हमारी कम थी। तो 1990s के बाद एक ऐसा फिनोमिना राइज हुआ जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसने बेसिकली किया क्या? ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक जरिया है जिसने अर्थ को एक सिंगल यूनिट और एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल डिवीजन थी, अब देखिए आज भी पॉलिटिकल डिवीजन है, बट अप टू सम एक्सटेंट ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है डाइल्यूट हो चुकी है, खत्म हो गई है। इसने पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिट, पूरी अर्थ को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया। मींस पूरी दुनिया के लोगों में फीलिंग जनरेट हुई कि हम सारे ह्यूमंस हैं और हम सबका इंटरेस्ट सेम है। तो इसने पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया एंड इसने सबके बीच में एक सेंटिमेंट जगाया कि हम एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बेसिकली विलेज का मतलब क्या है? विलेज का मतलब होता है कम्युनिटी, जहां पे आपके बीच में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, आपके बीच में वो वी फीलिंग होती है, आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहते हो। किसी एक को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप भी उस प्रॉब्लम को फील करोगे, सिंपैथी रखोगे उसके साथ, एम्पैथी रखोगे उसके साथ। तो ये ग्लोबलाइजेशन, ये वो प्रोसेस है जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया, पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिट और ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट किया। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल सोसाइटी बनाया। सोसाइटी मींस ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हमने रिलेशनशिप डेवलप किए। जैसे जैसे रेवोल्यूशंस होती गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमने उन रेवोल्यूशंस का, उन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का फायदा उठाया और उसका फायदा उठा के, उसका इस्तेमाल करके हमने दुनिया को एक ग्लोबल सोसाइटी में कन्वर्ट किया। तो आज के टाइम में आप, अगर हम जम्मू में रह रहे हैं, जम्मू के हैं, बट देखिए आज यूक्रेन रशिया की वॉर है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, बट क्या हम उसके साथ कनेक्टेड फील होते हैं या नहीं? क्या उन वॉर्स का इंपैक्ट हम पे पड़ रहा है या नहीं? ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट किया। ऑयल प्राइसेस बढ़े, फूड इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुई। अगर उस कंट्री में, इन वॉर जोन्स में किसी की डेथ हो रही है, कोई मर रहा है, हम उनके साथ सिंपैथी रख रहे हैं, हमें भी फील हो रहा है एंड वी आर ऑल्सो रेजिंग आवर वॉइस कि हम इस प्रोटेस्ट के, इस वॉर के अगेंस्ट, और हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल सोसाइटी बनाया, जिसमें आज के टाइम पे हम ये कंसीडर करते हैं कि दुनिया में कोई भी इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कोई भी कंट्री अकेले टैकल नहीं कर सकती।
उसको टैकल करने के लिए हम सबके ग्लोबल एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन चाहिए। मतलब देखिए, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर क्लाइमेट चेंज है, आज के टाइम पे देखिए क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया फेस कर रही है। चाहे क्लाइमेट चेंज किसी भी कंट्री की वजह से क्यों ना हो रहा हो, बट क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम पूरी दुनिया फेस कर रही है। मतलब हम पूरी दुनिया, जैसे आपको पता होगा एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है अंडर यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये क्या करती है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इकट्ठी आती हैं, डिसाइड करती हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से इस ग्लोबल प्रॉब्लम, इस ग्लोबल इश्यू को किस तरह से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कोऑपरेशन के थ्रू हमें इसको टैकल करना है। तो ग्लोबलाइजेशन भी यही कहता है कि ग्लोबलाइजेशन कहता है कि दुनिया एक ग्लोबल सोसाइटी है जहां पे जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं, कोऑपरेशन, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, पूरी दुनिया उसको कलेक्टिव एफर्ट या कलेक्टिव कोऑपरेशन के साथ टैकल करेंगे। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब ये हमारे बीच में एक फीलिंग जनरेट कर रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक फीलिंग क्रिएट हो रही है हमारे अंदर एक समझ आ रही है, समझ, कॉन्शियसनेस का मीन्स हमारे अंदर एक समझ क्रिएट हो रही है कि हम सारे अलग अलग नहीं है। चाहे हम दुनिया की किसी भी कंट्री में क्यों ना रहते हो, पर अगर दुनिया पे कोई प्रॉब्लम आएगी, आपदा आएगी, वो हम सबके लिए आपदा है। आज रशिया यूक्रेन की वॉर है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर है, ये हमारी भी वॉर है एक तरह से। इट इज अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो हम सबको उसके प्रति इकट्ठे होकर हमें वॉइस उठानी है। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन ने हमारे बीच में एक सेंटिमेंट क्रिएट किया, एक फीलिंग क्रिएट की, एक समझ क्रिएट की कि हम सारे दुनिया, ये पूरा दुनिया एक ही यूनिट है, हम एक सोसाइटी हैं, एक ग्रुप हैं, चाहे कहीं पे क्यों ना रह रहे हो, बट वी ऑल आर वन, दैट वर्ल्ड इज अ सिंगल प्लेस। धरती तो एक ही है, धरती के रिसोर्सेज भी पूरी धरती के लोगों के लिए होंगे, स्पीशीज के लिए होंगे। तो जब ये चीजें, जो हमारे भगवान है, उन्होंने इस चीज में डिफरेंशिएशन नहीं की, तो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के बीच में ये कॉन्शियसनेस, एक समझ क्रिएट की है कि जब भगवान डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है तो हमें भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो हमें भी इकट्ठे आके काम करना है। आज लोगों के बीच में ये सेंटीमेंट जाग चुका है कि एक परिवार में जैसे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, वैसे दुनिया भी एक परिवार है जहां पे मल्टीपल तरह के लोग रहते हैं। तो सबको एक दूसरे का कोऑपरेट करना पड़ेगा, सबको एक दूसरे के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आई थिंक दिस माइट बी रिलेटेड टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो टर्म थी, मार्शल मैकलुहान एक रिसर्चर थे, मार्शल मैकलुहान ने ग्लोबलाइजेशन को कहा कि ग्लोबलाइजेशन हैज मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। इन्होंने दुनिया को एक बड़ा गांव की तरह रिप्रेजेंट किया। अब गांव की तरह रिप्रेजेंट क्यों किया? बिकॉज विलेज इज अ कम्युनिटी। वहां पे एक ही क्लैन, एक ही गोत्र के लोग, चाहे एक ही धर्म के लोग होंगे, एक ही कास्ट के लोग होंगे, वो रहते होंगे। सबके बीच में एक सेंस ऑफ वी फीलिंग होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, सबके बीच में सेंटिमेंट्स होंगे एक दूसरे के प्रति। तो इन्होंने कहा कि इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब इसने पूरी दुनिया को एक मोर यूनाइटेड वर्ल्ड कम्युनिटी में कन्वर्ट किया है। वहीं पे दूसरे रिसर्चर आते हैं, केनिची ओहामे कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने जो ये बॉर्डर्स हैं दुनिया की कंट्रीज के बीच में, इन बॉर्डर्स को खत्म किया है। मतलब ग्लोबलाइजेशन हैज मेड द वर्ल्ड अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये दुनिया पूरी एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन चुकी है। कहीं पे भी कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है, रिफ्यूजीज की माइग्रेशन होना स्टार्ट होती है, दुनिया की कंट्रीज अपने बॉर्डर खोल देते हैं कि आइए हमारे यहां पे शरण लीजिए। यहां एक इंफॉर्मेशन यहां से दूसरी कंट्री में आसानी से पहुंची जा सकती है थ्रू द मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया। आसानी से ये इंफॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच सकती है। तो मतलब कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इंफॉर्मेशन फ्री ट्रेवल कर सकती है, गुड्स एंड आइटम्स फ्री ट्रेवल कर सकती है, आइडियाज फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, नॉलेज फ्री ट्रेवल कर सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो देखिए, ग्लोबल मार्शल मैकलुहान कहते हैं कि इसने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड, एक दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट किया। वहीं पे केनिची ओहामे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया में से बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। इट हैज मेड अ वर्ल्ड अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे हम दो थिंकर्स को टच करेंगे, इनकी डेफिनेशन को देखेंगे, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहा। तो स्टीव स्मिथ, ये वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नहीं है, ये रिसर्चर है,
पॉलिटिकल रिसर्चर, सोशियोलॉजिस्ट हैं ये, स्टीव स्मिथ और जॉन बेलिस कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, वैसे ये भी कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, वो तरीका है जहां पे जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं, लोगों के बीच में जो रिलेशन है, इंटरेक्शन की वजह से जो सोशल रिलेशन है वो बॉर्डरलेस और डिस्टेंसलेस हो चुकी हैं। उन्होंने बॉर्डरलेस और डिस्टेंसलेस क्वालिटीज को एक्वायर कर लिया है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। कल मुझे मेरे एक फ्रेंड जो कनाडा में रहते हैं उनकी कॉल आई, फिर शाम को मेरे एक दूसरे फ्रेंड जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं मुझे उनकी कॉल आई। देखिए हम 3 अलग अलग कंट्री में रहते हैं, कितना डिस्टेंस है हमारे बीच में, बट तब भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड है, हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रही है, हमारे बीच में आज भी वो सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। तो ये भी स्टीव स्मिथ ये कहते हैं कि ये वो प्रोसेसेस हैं जहां पे जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं वो डिस्टेंसलेस और बॉर्डरलेस क्वालिटीज को एक्वायर करते हैं और जो पूरी दुनिया को एक सिंगल प्लेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पे दुनिया के सारे लोग अपने आप को उस धरती का, वो सिंगल अर्थ का मेंबर समझ के वहां पे रहेंगे और एक दूसरे की वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो रिसर्चर है वो है मार्टिन एल्ब्रो। मार्टिन एल्ब्रो कहते हैं, सेम वो भी यही कह रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन ये वो सारे प्रोसेसेस हैं, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे कल्चरल लेवल पे हो, चाहे इंप्लॉयमेंट लेवल पे हो, चाहे टूरिज्म लेवल पे हो। तो ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेसेस हैं जो लोगों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेसेस हैं लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं इनटू अ सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी, मींस एक ग्लोबल सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बांध रहे हैं। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि मार्टिन एल्ब्रो कहते हैं ये ग्लोबलाइजेशन ये वो सारे प्रोसेसेस हैं, चाहे वो सोशल प्रोसेसेस हो, चाहे इकोनॉमिक प्रोसेसेस, चाहे पॉलिटिकल प्रोसेसेस, चाहे कल्चरल प्रोसेसेस, चाहे आपके टूरिज्म हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो दुनिया है, दुनिया एक सिंगल एंटिटी में, सिंगल यूनिट में तब्दील होती जा रही है। मींस वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ग्लोबल सोसाइटी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है। लोग चाहे जितनी भी दूर क्यों ना रहे एक दूसरे से, वो आज भी एक दूसरे का इकट्ठे हैं। बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, आप ही का अगर घर का कोई मेंबर है, चाहे वो जम्मू के बाहर रह रहा है, पंजाब हो, हरियाणा हो, साउथ इंडिया हो, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, यूपी बिहार में अगर कोई रह रहा है, आप आज भी उनके साथ, आपको फील होगा हम साथ ही हैं, वीडियो कॉल कर लेंगे, 24/7 हम कॉल कर सकते हो एक दूसरे को हालचाल पूछने के लिए। ये क्या है? आपके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है। मींस डिस्टेंस आपके लिए एक इररिलेवेंट चीज हो चुकी है आज के टाइम पे। तो ग्लोबलाइजेशन ये वो प्रोसेस है जो आपके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ा रही है और आपके बीच में जो लोगों के बीच में लोगों को इंटीग्रेट कर रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए इसकी बड़ी सी एग्जांपल दूंगा। अगर कोई विमेन राइट्स मूवमेंट होगा, कोई आंदोलन चल रहा है औरतों के रिगार्डिंग, औरतों के राइट्स को लेके कोई आंदोलन चल रहा है, तो सिर्फ उसमें कोई इंडिया की औरतें हिस्सा नहीं लेंगी। पूरी दुनिया की औरतें, चाहे वो दुनिया की कोई भी फीमेल सेलिब्रिटी हो, वो चाहे मेल सेलिब्रिटी हो, वो उन औरतों को सपोर्ट जरूर करेंगे, चाहे ट्वीट करके, चाहे उनके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके राइट्स का ध्यान रखा जाए। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज लोग इंटीग्रेट हो रहे हैं। ना सिर्फ लोग इंटीग्रेट हो रहे हैं, इवन नेशंस भी इंटीग्रेट हो रही हैं, नेशंस इकट्ठी आ रही हैं। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की कंट्रीज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। आपके साउथ ईस्ट एशिया में एक रीजनल ग्रुप है जिसको आप बोलते हैं आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 10 कंट्री का ये ग्रुप है जिसमें आपका मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, ये सारी कंट्रीज आती हैं। ये इकट्ठे होके इन्होंने एक सिंगल यूनिट क्रिएट किया है, सिंगल एंटिटी क्रिएट की है, ताकि अपने लोगों की जो फीलिंग्स हैं, अपने लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके।
तो इसने ग्लोबलाइजेशन ने ना सिर्फ लोगों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाई है, उनको इंटीग्रेट किया है, इवन कंट्रीज को भी और ज्यादा जोड़ा है, और ज्यादा इंटीग्रेट किया है पूरी दुनिया में। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है? अगर मैं बोलूं ग्लोबलाइजेशन कर क्या रहा है, दुनिया को एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो सिंगल एंटिटी मल्टीपल फिनोमिनास को देख रही है। इट इज कैरिंग मल्टीपल फिनोमिनास। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन से ना सिर्फ हमारी सोसाइटी, सोशल स्फीयर इंपैक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इवन हमारा इकोनॉमिक स्फीयर चेंज हो रहा है, हमारा पॉलिटिकल स्फीयर में चेंजेस आपको देखने में मिल रहे हैं, हमारे कल्चरल स्फीयर में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में, सेक्टर में आपको चेंजेस देखने को मिल रही है। तो मींस ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल। सिर्फ एक डायमेंशन तक नहीं है कि हाँ इकोनॉमी तक ही, अगर कंट्रीज एक दूसरा इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है, दैट डजंट मीन कि वो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी फैसेट एंड मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस आइए आगे हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस, किस किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। कौन से चेंजेस आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिले? सबसे पहले आपकी जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सोसाइटी के लेवल पे आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने कोई मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट मींस सोशल लेवल पे है, दैट इज वो सोशल एक्टिविटी है। आपने पॉलिटिकल एक्टिविटी मींस आपने डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग आपने बात करना स्टार्ट की, दैट इज पॉलिटिकल एक्टिविटी। या आपने इकोनॉमिक लेवल पे मींस आपने कोई नई मेथड डेवलप किया कि जिससे आप अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने आपकी इन सारी चीजों को, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, देखिए इंसान की लाइफ के 3 एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो 3 एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबलाइजेशन ने इन तीनों एस्पेक्ट्स को, तीनों एक्टिविटीज को स्ट्रेच कर दिया है। अब किसी भी कंट्री की सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ उसी कंट्री तक सीमित नहीं है, अब वो बॉर्डरलेस हो चुकी है। मतलब हमारी उन एक्टिविटीज का असर और इंपैक्ट हमारे नेबरिंग कंट्री पे भी दिखेगा। ना सिर्फ हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, हमारे नेबरिंग रीजन्स में भी दिखेगा। ना सिर्फ रीजन्स में, हमारे नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स में भी दिखेगा। ना सिर्फ नेबरिंग कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में ये हमारे इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी है रिगार्डिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। तो इसने जो हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्ट्रेच कर दिया है, इट हैज मेड इट बॉर्डरलेस एंड डिस्टेंसलेस। आई थिंक दिस फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज आपको अंडरस्टूड होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट चेंज क्या लाया इसने? इसने हमारे बीच में इंटरकनेक्टेडनेस को इंटेंसिफाई किया। पहले लोग, अगर किसी के घर पे कोई सोल्जर होंगे, आर्मी में कोई आदमी होंगे, अगर वो कहीं दूर पार अरुणाचल प्रदेश में अगर उनकी ट्रांसफर हुई होगी, तो पहले वो क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे, लेटर्स, और लेटर्स पहुंचने में कम से कम महीना लगता था। तो इतनी इंटरकनेक्टेडनेस नहीं थी। और अगर बात रही दुनिया के किसी और कंट्री में, फिर तो उसको 2-3 महीने तो आराम से लगते ही लगते थे। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किए। जब न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए तो उसकी वजह से लोगों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी। ना सिर्फ लोगों के बीच में, इवन कंट्रीज के बीच में भी। किस वजह से? बिकॉज ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिले। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस देखने को जब मिले, जब इनका इमरजेंस हुआ, तो इसकी वजह से जो लोग थे, ना सिर्फ लोग, इवन नेशंस, इवन कंट्रीज के बीच में भी इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो ये इंटरकनेक्टेडनेस है, इसको और ज्यादा गहरा करना स्टार्ट कर दिया, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है, ग्लोबलाइजेशन ने जो हमारी ग्लोबल इंटरेक्शन और जो प्रोसेसेस जो इन ग्लोबल इंटरेक्शन को इंटेंसिफाई करते हैं,
इसको और स्पीड अप किया। स्पीड अप का मतलब क्या है? देखिए जैसे जैसे इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी तो जो ग्लोबल आइडियाज थे, ग्लोबल गुड्स थे, चीजें, गुड्स मींस चीजें, ग्लोबल नॉलेज थी, ग्लोबल कल्चर था, वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हुआ, मींस वो फैलना स्टार्ट हुआ। जब वो फैलना स्टार्ट हुआ तो लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ना स्टार्ट हुई। बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, जब फेसबुक बना, आप इंडिया में बैठ के, जम्मू में बैठ के दुनिया के किसी भी कंट्री में आप क्या कर सकते थे? आप दुनिया के किसी भी कंट्री के इंसान के साथ फ्रेंडशिप कर सकते थे। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री के इंसान के साथ फ्रेंडशिप कर सकते थे। मतलब आपकी इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी, आप लोग एक साथ आना स्टार्ट हुए, आपने अपने आइडियाज, अपनी नॉलेज उनके सामने रखी, उन्होंने अपनी नॉलेज आपके सामने रखी। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब का इस्तेमाल करके आप दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई रिसर्च चल रही है आप उसके बारे में जान सकते हैं, कहीं पे भी कोई डिस्कवरी हुई आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आप एक जो अगर कोई पीएचडी स्कॉलर है इंडिया में, वो दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई दूसरा पीएचडी स्कॉलर या प्रोफेसर है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू मेल, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ग्लोबलाइजेशन में जैसे ही इंटरकनेक्टेडनेस हमारी इंटेंसिफाई हुई, उसने क्या किया? ग्लोबल इंटरेक्शन को और जो प्रोसेसेस हैं उनको और स्पीड अप किया। मतलब और ज्यादा डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज होना स्टार्ट हुआ। हमारे जो आइडियाज हैं वो और ज्यादा फैलना स्टार्ट हुए। आइडियाज, नॉलेज, ये हमारे नॉलेज पूरी, ये दे बिकम बैरियरलेस, दे बिकम बॉर्डरलेस। आज अगर किसी के पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है, आज किसी के पास कोई दूसरा आइडिया है, बिजनेस रिलेटेड कोई आइडिया है, वो दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई बिजनेसमैन है उसके साथ वो शेयर कर सकता है। मींस एक इंटरेक्शन, ग्लोबल इंटरेक्शन उसमें हमारी बढ़ाई। आई थिंक ये तीसरा चेंज आपको क्लियर हुआ होगा। चौथा चेंज आता है, इसने बाउंड्रीज को ब्लर्ड कर दिया। अब बाउंड्रीज को ब्लर्ड करने का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, दुनिया के किसी भी कंट्री में आज रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर हो रही है, ठीक है? तो आप इसके रिगार्डिंग अपने व्यू पॉइंट्स रख पा रहे हैं ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप इसके बारे में खुल के बोल पा रहे हैं। मींस आप उन लोगों के साथ सिंपैथेटिक, उन लोगों के प्रति एम्पैथी रख पा रहे हैं। किस वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को आप के चाहे दूर बैठे हैं, चाहे यहां पे कोई एक्टिविटी हो रही है, आप चाहे यहां बैठे हैं, आप इसको यहां पे भी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। तो क्या एक तरह से जो बीच में बाउंड्रीज थी, क्या इस ग्लोबलाइजेशन ने इन बाउंड्रीज को यूजलेस और ब्लर किया या नहीं किया? एग्जैक्टली। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चौथा चेंज आया है, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, दे हैव गॉट ब्लर्ड। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट आइए करते हैं, अब ग्लोबलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इमर्जेंस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक, इकोनॉमी हमारी, एक कंट्री की इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, ये इंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब एक नेशनल इकोनॉमी ने वर्ल्ड इकोनॉमी के फीचर्स को एक्वायर करना स्टार्ट किया, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आज आप इंडिया में बैठे हैं, तो इंडिया में बैठ के आप दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर कोई चीज है, कोई गुड है, कोई मटेरियल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो किस वजह से पॉसिबल हुआ है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। मतलब एमएनसी बनी, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे आपकी पेप्सी, कोका कोला, KFC, डोमिनोज, ये कंपनीज पहले अमेरिका या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ऑपरेट करती थी। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये अब इंडिया में है, दुनिया के किसी भी कंट्री में है, तो आप उन सारे, इनके सारी जो सर्विसेज इनको आप एक्वायर कर सकते हैं, सर्विस आप इनकी ले सकते हैं, अब इनके गुड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुई, दुनिया की इकोनॉमी और ज्यादा इंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई। दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर उसकी इकोनॉमी में कोई इंपैक्ट आता है, इकोनॉमी के ऊपर कोई इंपैक्ट आता है, कोई उनकी अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का जो इंपैक्ट है वो दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं
2000s में, 2008 की बात है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए। वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसका इंपैक्ट यूएसए पे भी देखने को मिला, कनाडा में भी देखने को मिला, इवन यूरोप में भी देखने को मिला। एशिया के इकोनॉमी में अगर कोई इंपैक्ट आया वो इन कंट्रीज में क्यों दिखा? उसका कारण है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की सारी इकोनॉमीज को इकट्ठा कर दिया है। मींस ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की इकोनॉमी को एक कंट्री की इकोनॉमी को भी ओपन किया एंड उसने फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को यहां पे प्रेवलेंट करवाया, फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट को डोमिनेट कर। मार्केट फ्री है, कोई आइडिया है, उस आइडिया को वो कंक्रीट बना सकता है। यहां पे कोई भी मोनोपोली नहीं होगी, यहां पे गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होगा। तो ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से दो चीजों का इमर्जेंस हुआ, रादर तीन चीजों का इमर्जेंस हुआ, और वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है, देखिए पहले दुनिया की हर नेशनल इकोनॉमी थी जो वो अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री के रिगार्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती थी, कुछ बैरियर्स क्रिएट करती थी। बैरियर्स का मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते थे ताकि दूसरी कंट्री के गुड्स इतनी आसानी से इंडिया में ना आ पाए। और उसके पीछे कारण क्या था? दुनिया की हर कंट्री अपनी इकोनॉमी में जो उनकी नेटिव कंपनीज थी, नेटिव कंपनीज मीन जो लोकल कंपनीज थी, उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहते थे, फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहते थे ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है यहां पे, जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश कर सके। पर ग्लोबलाइजेशन ने, जैसे इंडिया के एग्जांपल लूं, 1990s में जब इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, तो एलपीजी का मतलब है, एल मींस लिबरलाइजेशन, पी मींस फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी मींस फॉर ग्लोबलाइजेशन। मींस हम ग्लोबलाइज हुए, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, हमने अपनी इकोनॉमी को, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे उनको ग्लोबल प्रिंसिपल्स के साथ हमने लाइंड अप कर दिया, उनके साथ हमने मर्ज कर दिया। तो मतलब हमारी इकोनॉमी पे अगर कोई इंपैक्ट होगा वो दुनिया में देखने को मिलेगा, और अगर दुनिया में किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में कोई इंपैक्ट होगा वो हमारी इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। तो लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया ने जब अडॉप्ट किया, तो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट है, उसको अपनी कंट्री में सारी तरह की रिस्ट्रिक्शंस और जो बैरियर्स वो दूसरे ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल प्लेयर्स के ऊपर जो वो रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर लगाते हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। एंड दे हैव टू मेक देयर इकोनॉमी ओपन एंड फ्री मार्केट। दे हैव टू मेक देयर इकोनॉमी ओपन एंड फ्री। फ्री का मतलब है कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम होगा, रेगुलेट करना, देखना कि कोई गलत प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। बाकी इकोनॉमी में जो प्लेयर होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे उनको किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और किस तरह से उनको काम करना है, और किस तरह से दुनिया की बाकी कंट्री से उनको रिलेशन डेवलप करने हैं, मतलब इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप करने हैं। तो आई थिंक लिबरलाइजेशन क्लियर हुआ होगा, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स दैट वर इम्पोज्ड ऑन द इकोनॉमी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए आज भी इंडियन गवर्नमेंट हर साल जब बजट लेके आती है तो बजट में वो प्राइवेटाइज करती है कई सेक्टर्स को। जो बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे वो उन्होंने सुना होगा बैंक प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। बैंक प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? बैंक बेसिकली है क्या? बैंक एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और हम कह सकते हैं बैंक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मींस बैंक सरकार के अंडर है, सरकार की पॉलिसीज बैंक के ऊपर चलती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? जो स्टेट का कंट्रोल है बैंक्स के ऊपर या इकोनॉमी के किसी और सेक्टर के ऊपर, इसको कम किया जाए, इसको रिमूव किया जाए और उन सेक्टर्स को प्राइवेट कर दिया जाए। प्राइवेट का यहां पे मतलब क्या है? दैट इज बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे मैं हूं, अगर मेरे पास पैसा है और अगर रेलवे अपनी किसी सर्विस को प्राइवेटाइज करती है, तो मैं उस सर्विस को एक्वायर करने के लिए, उस सर्विस को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए टेंडर भर सकता हूं, मैं वो सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्राइवेटाइज, दैट इज व्हाट द प्राइवेटाइजेशन मींस।
मींस जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को कुछ सेक्टर से कम करे, उन सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दे, ओपन कर दे बाकी सब प्लेयर्स के लिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और इंपैक्ट हुआ, और वो क्या है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या है, देखिए आज के टाइम पे जो इंडिविजुअल है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इन कामों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आज के टाइम पे जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, वो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो आज के टाइम पे जो यूथ है, वो आज के टाइम पे प्रोडक्शन, अगर मैं कहूं बीए, बीएससी से ज्यादा प्रेफरेंस वो किसको देते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को देते हैं। और वो इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या, अगर इसका दूसरी फॉर्म बोलूं, नॉलेज इकोनॉमी आल्सो स्टैंड फॉर वेटलेस इकोनॉमी। देखिए वेटलेस का मतलब क्या है, कोई गुड्स तो प्रोड्यूस हो नहीं रही है। गुड्स का मींस कोई सामान तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ी ना है, ये बेसिकली क्या है, ये सर्विस सेक्टर है। हम सर्विस देते हैं। मैं फ्रीलांसिंग का काम करूं, अगर मुझे वेब डिजाइनिंग आती है तो मैं क्लाइंट्स डेवलप करके वो मुझे काम देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, आपको 1 महीने के अंदर आपको ये वेब डिजाइनिंग करनी है, तो मैं कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है, दैट वी हैव द नॉलेज, और हमारी इकोनॉमी उस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। और यहां पे कोई कंक्रीट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहां पे नॉलेज इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई। इसकी बड़ी सी एग्जांपल दूंगा, इंडिया में जो आईटी सेक्टर फ्लरिश कर रहा है, वो आईटी सेक्टर क्या है, सर्विस तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कोई गुड, कोई सामान, जैसे कोई पानी की बोतल, यहां ये कोई पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इट इज अ वेटलेस इकोनॉमी। वो सिर्फ अपनी नॉलेज को बेच रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड करें, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नॉलेज इकोनॉमी। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट फीचर क्या है ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का मतलब फीचर क्या है, इसकी वजह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सपेंशन हुई। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आज आप लोग एक दूसरे से जो बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके बीच में जो इंटरकनेक्शन है वो मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, आप आज ना सिर्फ फोन से बात कर रहे हैं। देखिए फोन पे कैसे बात कर पा रहे, पहले लैंडलाइन था और वो केबल होती थी, केबल के थ्रू आपके कनेक्शन होते थे। आज के टाइम पे आप देखोगे स्पेस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट हुई है। इस स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने आपके कम्युनिकेशन सेक्टर को बहुत मल्टी डायमेंशन तक लेके जा चुका है। इसके एक्सपेंस को बढ़ा दिया है। आज किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पे आपको इंटरनेट की सर्विसेज मिलेंगी, वहां पे आपको फोन्स मिलेंगे। हर कोई यूट्यूब को एक्सेस कर सकता है, ट्विटर को एक्सेस कर सकता है। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, दैट इज विद द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज स्पेस एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ना सिर्फ ये, इवन आप ईमेल्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप फैक्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज आप ई कॉमर्स मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, जियो, आजियो, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। अब यहां से चीजें मंगवा पा रहे हैं, आपको किसी एक दुकान पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। और ये सब किसकी वजह से है, कम्युनिकेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें एक्सपेंशन हुई, और उनमें एक्सपेंशन की वजह से आप लोगों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरेक्शन बढ़ी। यही तो आपकी ग्लोबलाइजेशन है। आई थिंक ये आपको फीचर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हुए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, नॉलेज इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज क्रिएट हुए। मतलब इसकी वजह से नॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया गया। मींस आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट हुई। जब आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट हुई, मींस बहुत ज्यादा यूथ जो है वो कंप्यूटर्स में ज्यादा इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया। उसने डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड, इवन आपके जो लेबलिंग, इन चीजों में उसने ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप किया। ना सिर्फ इन सेक्टर्स में आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, इवन ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज दुनिया की हर कंट्रीज में एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई। एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी। अमेरिका की कंपनी इंडिया में आके वो अपने ऑपरेशंस को अंडरटेक कर रही है, ऑपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। मतलब क्या है इसका, जब एक कंट्री में
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाए तो वो कंपनी, हर कंपनी का मकसद है, हर प्रोड्यूसर का एक मकसद है कि वो सस्ते से सस्ता सामान बनाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो अगर एक कंट्री में उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कम हो रहा है प्रॉफिट, तो वो अपने पूरे जो अपने प्रोडक्शन लाइन है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी सर्विसिंग है, उनको उठा के किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर देंगे जहां पे सस्ता सामान बनता हो, चीप लेबर हो। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, पहले दुनिया में जितनी भी एमएनसी थी वो चाइना में गए, क्योंकि चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत सस्ती थी और सामान बनाना वहां पे बड़ा सस्ता था, वहां से वो सामान पूरी दुनिया में बेचते थे। आज जब चाइना की क्रेडिबिलिटी दुनिया में कम हो रही है तो इसकी वजह से आज इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए मार्केट, एज ए प्लेस, एज ए हब फॉर ऑल दी एमएनसीज, जहां पे वो सस्ता चीजें बना के दुनिया की बाकी कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जो लोग हैं, लोगों के लिए एक दूसरी एम्प्लॉयमेंट, एक अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी ज्यादा एमएनसीज इंडिया में आएंगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इमर्जेंस हुआ। एम्प्लॉयमेंट, आप एक आज आपके एक स्किल है तो आपके हाथ में 5-6 जॉब्स हो सकती है आराम से, क्योंकि हर कंपनी को उसकी नीड है। तो आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर में डिवीजन भी देखने को आपको मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एमएनसी अपने सारे प्रोसेस को उठा के दूसरी कंट्री में ले जाएगी, वहां पे लेबर प्रोड्यूस होगा, वहां पे लेबर होगा और लेबर से वो काम करवाएंगे। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूं, अगर आईटी सॉल्यूशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की अगर बात करें, यूएसए को हम मानते हैं दुनिया का जो कोर ऑफ द आईटी सेक्टर। सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो वहीं पे एस्टैब्लिश हुई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको आगे चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर दी। आउटसोर्स मींस इंडिया को दे दिया, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में बीपीओ एस्टैब्लिश हुए, इंडिया में आईटी कंपनीज एस्टैब्लिश हुई जो डेवलपमेंट भी करेंगी एंड इवन टेस्टिंग भी करेंगी कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है क्या वो काम कर रहा है रियल ग्राउंड पे, क्या वो काम कर पाएगा। तो एक तरह से हुआ क्या, अमेरिका बेसिकली क्या बन गया, अमेरिका एक तरह से हब बना, एक कोर बना जहां पे सिर्फ ब्रेन काम करेगा। ठीक है, मतलब जो नॉलेजेबल लोग होंगे वो अमेरिका में एक आइडिया जनरेट करेंगे। मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास कहां पे रहेगी, सिर्फ अमेरिका, और उसके जो प्रोडक्शन करेंगे उस आइडिया की जो कंक्रीट में उसको क्रिएट करेंगे वो कौन करेंगे, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज होंगी। मतलब इंडिया उनके लिए लेबर का काम कर रही है, वो मास्टर की तरह काम कर रही है। तो क्या यहां पे लेबर की डिवीजन हुई या नहीं हुई, कि एक कंट्री, देखिए बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग होती है। आज दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना कपड़ा बांग्लादेश में बना रहे हैं। तो बांग्लादेश इज कंसीडर एज ए सेंटर फॉर द क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए डिवीजन, लेबर्स में डिवीजन हो रही है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग लेबर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पे इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब लोग इंटरकनेक्टेड हुए, एक दूसरे के बारे में वो जाने, एक दूसरे की प्रॉब्लम को जब उन्होंने जानना स्टार्ट किया, इसकी वजह से एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स हुए। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं LGBTQ+ जो राइट मूवमेंट चल रहा है, फिर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट चल रहा है, वुमेन राइट मूवमेंट चल रहा है, सिविल राइट मूवमेंट जो चल रहे हैं, डेमोक्रेसी वाले जो डेमोक्रेटिक राइट के लिए जो मूवमेंट चल रहे हैं, ये सब मूवमेंट्स की वजह से हुआ क्या, एक कंट्री में अगर ऐसा कोई मूवमेंट चलता है वो पूरी दुनिया में प्रोलिफरेट करेगा। और इनको पूरी दुनिया में प्रोलिफरेट कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज हमारी इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरेक्शन दुनिया की बाकी कंट्री के साथ और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सोशल मूवमेंट तो प्रोलिफरेट कर ही रहे हैं, इवन एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी प्रोलिफरेट कर रहे हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप की प्रोलिफरेशन का मतलब है एनजीओज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्रोलिफरेट कर रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं आज के टाइम पे। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, पेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फील्ड्स में एज एन एक्टिविस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये हर फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में इनका प्रोलिफरेशन हो चुका है, पूरी दुनिया में इनका एक्सपेंशन हो चुकी है।
तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोशल मूवमेंट्स और इन एक्टिविस्ट ग्रुप की प्रोलिफरेशन और ज्यादा हो चुकी है। दुनिया की किसी भी कंट्री में किसी इंसान के साथ अगर कोई इनजस्टिस हो रही है तो ये एक्टिविस्ट ग्रुप जो है उनके बारे में बात उठाएंगे। दुनिया की किसी भी कंट्री में कोई इन्वायरमेंटल मूवमेंट चल रहा है तो एक्टिविस्ट ग्रुप्स इनके लिए काम करेंगे। तो एक्टिविस्ट ग्रुप्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंस ग्लोबलाइजेशन की देन है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड द लास्ट, ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से पॉलिटिकल फील्ड में चेंजेस लाए। देखिए, ग्लोबलाइजेशन 1990 से पहले मैंने आपको बताया दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, सोवियत ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक। सोवियत ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अब क्या हुआ सोवियत ब्लॉक जो सोशलिस्ट था और वेस्टर्न मीन्स जो कैपिटलिस्ट था। इनका सोवियत का मतलब क्या है, जहां पे स्टेट अथॉरिटेरियन की तरह काम कर रही थी, स्टेट आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल करके रखी हुई थी। और वेस्टर्न कंट्री में क्या था, यहां पे डेमोक्रेसी थी। पर जैसे ही इनका एंड हुआ और ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल जब पूरी दुनिया में फैले तो इसकी वजह से लोगों को डिफरेंट आइडियाज मिले, लोगों को नॉलेज मिली कि दुनिया में इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है, दुनिया में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो लोगों ने ग्लोबलाइजेशन की मदद से इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, इन बातों को लेके, इन आइडियाज को लेके अपनी बात उठाई और इनकी डिमांड की। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे मैं आपको, कि अगर मैं बात करूं आपका अरब स्प्रिंग है, जो अरब स्प्रिंग क्या था, जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। अरब कंट्री मींस जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वहां पे अथॉरिटेरियन मोनार्की का रूल है। तो मोनार्की का रूल मतलब क्या है, राजा का राज था, वहां पे डिक्टेटर्स भी थे। तो अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब लोगों ने वहां पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए आवाज उठाई, डेमोक्रेटिक राइट्स की आवाज उठाई कि हमें डेमोक्रेटिक राइट चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए। तो ये जो अरब स्प्रिंग है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द फिनोमिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि अरब वर्ल्ड के लोगों ने जब दुनिया की बाकी कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन के फायदे देखे तो उन्होंने इसकी आवाज उठाई। ना सिर्फ ये पॉलिटिकल सिस्टम में इतना सा चेंज आया, इवन आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखेंगे कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन बना है, जैसे इंडिया पाकिस्तान को रिलेटेड एक सार्क बना है, आज एक बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, आपका आसियान है, क्वाड ग्रुपिंग है। ये जो ग्रुप्स हैं ये एक पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। तो गवर्नमेंट, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। तो ये सब किसकी देन है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी कंट्री की सोवरेनिटी पे इंपैक्ट कर रहे हैं। आज यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज फ्रीली को इतना डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोवरेनिटी का मतलब क्या है, अपने इंटरनल मैटर्स के रिलेटेड डिसीजन या एक्सटर्नल मैटर्स के रिलेटेड डिसीजन वो खुद नहीं ले सकते इतनी फ्रीली। उनको दूसरी कंट्रीज के व्यू पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। मींस कहीं ना कहीं जो सोवरेनिटी है आज के टाइम पे वो डाइल्यूट हुई है, और ये इंपैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का ऑन दी वर्ल्ड, एंड दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन दी पॉलिटिकल फील्ड। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है हमारे कल्चर के ऊपर। कल्चर के ऊपर कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल से हमारे कल्चर को अफेक्ट किया। मींस वेस्टर्न कल्चर को लोगों ने ज्यादा प्रोमिनेंट माना और वेस्टर्न कल्चर को लोगों ने ज्यादा अडॉप्ट किया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, वेस्टर्न मींस वेस्ट कंट्री, और वहां पे सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी इंग्लिश, तो लोगों ने समझा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज ए ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज, कहीं पे भी जाएंगे इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आज के टाइम पे एक पैरामीटर बन चुका है कि वो एजुकेटेड के लिए भी, जो एजुकेटेड इंसान होगा वो इंग्लिश बोलता होगा, चाहे उसको ज्यादा कुछ आए या ना आए, नॉलेज हो ना हो, बट अगर इंग्लिश बोलता है ही इज एजुकेटेड। बट वहीं पे अगर कोई लोकल लैंग्वेज बोलता है, चाहे जितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, लोग उसे आज भी इलिटरेट ही कंसीडर करते हैं। तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का हमारे कल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया। हमारे कपड़ों को देखिए, धोती लुंगी पहनने वाले लोग आज जीन्स में घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल रखने वाले लोग, पोनीटेल करने वाले लोग आज बाल कटवा के घूम रहे हैं। घड़ियां तो हमारे यहां पे थी ही नहीं, घड़ियां हम सूरज को देख के टाइम देखते थे, आज हम घड़ियां पहन रहे हैं, वो भी हमें ब्रांड चाहिए, टाइटन, राडो। तो ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन ने हमारे कल्चर को तो अफेक्ट किया, मींस वेस्टर्न कल्चर को और प्रोलिफरेट किया, इंग्लिश को ज्यादा प्रोमिनेंट बनाया। हमने सोचा जिसको इंग्लिश आती है वो ज्यादा नॉलेजेबल है, और दुनिया की बाकी कंट्रीज ने जो हम पे राज किया, वेस्टर्न कंट्री ने जो हम पे राज किया। अंकिल यार क्या कर रहे हैं यार? ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करो प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, कंटिन्यू करो। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, वहीं तक थे हम। तो सॉरी गाइस, ये पंकिल सर थोड़ा तंग कर रहे हैं हमें। तो पंकिल सर तो ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज का इमर्जेंस हुआ, मींस इंग्लिश आज के टाइम पे दुनिया में कहीं जाओ इंग्लिश आनी चाहिए। थर्ड इंपैक्ट क्या हुआ, इसने कल्चर को सेम करना स्टार्ट कर दिया। हमारा कल्चर कुछ था, वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर कुछ और था, चाइना का कल्चर कुछ और था, पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल आइडिया जब आए, उनके फूड हैबिट्स, उनके टीवी शोज, उनके क्लोथ्स, उनके रहने खाने पीने का तरीका हमने जब देखा, जब हमारी इंटरेक्शन बढ़ी, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे कल्चर सेम होना स्टार्ट हुए, मींस कल्चर की होमोजेनाइजेशन होना स्टार्ट हुई। और इस ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर ऑफ कंजप्शन को ज्यादा प्रमोट किया। कल्चर ऑफ कंजप्शन मतलब हमें आज के टाइम पे हम कंसीडर नहीं करते कि हमारी कंजप्शन का क्या इंपैक्ट होगा, हम सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं कि इस रेस्टोरेंट जाएंगे, देखेंगे, हम खाना थोड़ा सा खाएंगे, टेस्ट नहीं आया फेंक देंगे, बट ऐसा हमारा कल्चर नहीं था। बट हमारे अंदर कल्चर ऑफ कंजप्शन डेवलप हो चुका है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम आज कंज्यूमरिस्ट हो चुके हैं, चीजें ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। आज हमारे बीच में कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या है, आज आप जो जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स देख रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस देख रहे हैं, बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये कॉर्पोरेट कल्चर है। और ये कॉर्पोरेट कल्चर को ज्यादा प्रमोट किसने किया, आपके मीडिया, आपके एडवर्टीजमेंट्स ने, जो ये शो करते हैं कि अगर आप ये पर्टिकुलर सामान खरीदते हैं दैट मींस यू आर रिच, यू बिलोंग्स टू द हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने स्पेंडिंग को ज्यादा प्रोमिनेंट कंसीडर किया, ज्यादा हाईलाइट करके, जो जितना खर्च करेगा वो उतना सोसाइटी में उसका ज्यादा स्टेटस होगा। तो इसकी वजह से कल्चर ऑफ कंजप्शन और कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हुआ। एंड द लास्ट इज, इसने जो हमारा इंडिजीनियस कल्चर और ट्रेडिशन और नॉलेज सिस्टम था, इसको थ्रेट किया। तो इंडिजीनियस कल्चर और ट्रेडिशन और नॉलेज सिस्टम ये हमारा कहीं ना कहीं आज खतरे में आ चुका है। आज आपको इंडियन ट्रेडिशन, कहां मैं धोती पहन के आपको पढ़ाने आ रहा हूं, कहां मैं कुर्ते पजामे में पढ़ाने आ रहा हूं आपको, ऐसा तो है नहीं है। हम अपने वेस्टर्न कल्चर को ही ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम ज्यादा कर रहे हैं, उनको ज्यादा शो कर रहे हैं, हम उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिजीनियस कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, आज देखिए कुछ बच्चे जो ज्यादा वेस्टर्न नॉलेज को एक्वायर करते हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, वो हमारे ट्रेडिशन को बोलते हैं दे आर वर्थलेस या यूजलेस, हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हमारी कंजर्वेटिव सोच है। ये क्या शो कर रहे हैं, इट इज द कल्चरल इन्फ्लुएंस, उन लोगों पे जो कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ उन कंट्री का। और हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, आज आपको गुरुकुल नहीं देखने को मिलेंगे। गुरुकुल जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यूज होता था, होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाई जाती थी बच्चों को, आज आपको गुरुकुल्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आई थिंक आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्लियर हुआ होगा। तो आइए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अमलगमेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आइडेंटिफाइड एज। जब दो कंट्रीज इंटरैक्ट करेंगी, उनके इंटरकनेक्टेडनेस उनके बीच में बढ़ेगी और उनकी यूनिफिकेशन जब बढ़ेगी, वो क्या है? वो लिबरलाइजेशन है, सोशलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरैक्शन, नॉट ऑफ द पीपल बट ऑफ द नेशंस एज वेल। तो इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? क्या सामान, पैसा और सर्विसेज आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करना स्टार्ट हुई? यस। क्या इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा ग्लोबलाइजेशन की वजह से? यस। आज मैंने यहां बैठ के नटेला खाना है तो उसके ये कहां से खा सकता हूं? कहां प्रोड्यूसर? फॉरेन में प्रोड्यूसर है, तो मैं यहां पे एक्सेस कर पा रहा हूं। यस। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आज कंपनी किसी भी दूसरी कंट्री में जाके इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में ओपन एंड फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है। यस, ये हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड देन क्या, और लास्ट ऑल ऑफ द क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन ने क्या इंपैक्ट किया? क्या इन सब सारी चीजें उस ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है या नहीं है? यस। तो इसका आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स इंश्योर किए, किसके? किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स को इंश्योर किया? मींस उनको सोशल राइट्स भी दिए जाएंगे और इकोनॉमिक राइट्स भी दिए जाएंगे, मींस एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। क्या वो सिर्फ लेबर्स के लिए था? क्या कंज्यूमर्स के लिए? क्या प्रोड्यूसर्स के लिए? या ऑल ऑफ द अबव? ऑब्वियसली लेबर, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंज्यूमर्स, वैरायटी ऑफ चीजें उनको खाने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी।
प्रोड्यूसर जिनको सस्ता सामान बनाने का एक मौका मिलेगा अगर वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते हैं, और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो और ग्लोबलाइजेशन एज अ टॉपिक आपको सही लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम एक एक्सटेंसिव वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे आपके एमसीक्यूज हम उसमें कवर अप करेंगे। तो गाइस पंकज सर हैं, पंकज सर कुछ बोलना चाहते हैं आपके? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ऋतिक सर का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो ऋतिक सर के बहुत बढ़िया रहे हैं, मैंने खुद भी पर्सनली देखे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सर आपने माइक कहाँ डाली है? अच्छा ये आप अंदर से डालते हैं सर, आवाज़ नहीं आ रही है। तो सर मैं आप सभी को ये बता दूं कि ऋतिक सर जो हैं ये बड़े अच्छे इंसान हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखो स्पेशलाइजेशन जो प्रोसेस है, जो पूरा आपका कंपोनेंट है 60 नंबर का है और ये 60 नंबर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हम कल, हालांकि ये वीडियो जो ये बाद में अपलोड होगी, बट जब भी आपको अपलोड होगी इससे पहले आप देख चुके होंगे मेरा और ऋतिक सर के एक सेशन जहां पर हमने जेके सुपरवाइजर की वैकेंसीज के ऊपर की एग्जाम आने वाले टाइम पे कब होगा, हाउ टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन, इस पे हम बात करेंगे। आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो फील करवाएंगे और कहीं ना कहीं आपको भी अपने पे भरोसा हो जाएगा कि एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। देखो बहुत बड़ी बात है, ओनली फीमेल कैंडिडेट जो है कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। अप्लाई तो हो चुका, अब वो अपेयर कर सकते हैं, लड़के तो है ही नहीं। तो आड़ा कंपटीशन जो है वो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है, सिर्फ हाफ कंपटीशन है आपका, उसमें सिर्फ गर्ल्स हैं। तो आप ये तो मानना पड़ेगा कि लड़कियां आज के समय पे बहुत आगे हैं और कहीं ना कहीं लड़कों को भी पीछे छोड़ा उन्होंने। तो अब लड़कियों को आपस में लड़ना है, लड़ना नहीं है। ये नहीं है कि एक दूसरे के वो जो लड़कियां मूवीज में या हम सीरियल्स में देखते हैं उस तरह से लड़ना नहीं है, आपको कॉम्पीट करना है आपस में एक दूसरे के साथ। और यकीन मानिए इसमें मजा आपको भी सभी को आएगा और हमें आपको भी पढ़ाने का आ रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि जो बाकी भी कंपोनेंट्स आपके हैं वो बाकी टीचर्स आपको किस तरह से पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली अच्छे से ही पढ़ाएंगे, बस आपसे हमें यही एक उम्मीद है कि अच्छे से घर बैठ के आप पढ़ो। और इसी के साथ ऋतिक सर अगर कुछ बोलना चाहते हैं वो ऐड ऑन कर लेंगे। तो गाइस देखिए, हमारा पढ़ाने का जो आपको तरीका है वो आपको नॉलेज देना है। हाँ। कोई भी एग्जाम आज के टाइम पे आप क्रैम करके क्लियर नहीं कर सकते, ये तो एक क्लियर फैक्ट है। सही बात। तो अगर आप कहेंगे कि सिर्फ नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे उसको पढ़ के आप करेंगे, तो मैं आपको आज भी एक गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ क्रैम करने के बेसिस पे कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आज के टाइम पे जो एग्जाम पैटर्न हो चुका है, एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है आज के टाइम पे, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। और आज के टाइम पे वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को वो देखना चाहते हैं, आप किस तरह से किसी सिचुएशन को या किसी क्वेश्चन को आप एनालाइज कर पा रहे हैं। तो हमारी जो पढ़ाने का तरीका है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का पार्ट जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपकी एक होलिस्टिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड पूछता है कि आपको इसमें क्या क्या इंपैक्ट हुए हैं, आप उसको A to Z बता पाओ। क्योंकि अगर आपने समझा होगा तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे, आप एक खुद इक्वेशंस और एक खुद एग्जांपल सेट कर पाओगे। अदरवाइज आप क्रैम करोगे तो आप वो नहीं कर सकते। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हम दोनों का यूनियन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस मैसेज ऑफ फ्री एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। हाँ दोस्तों, मैं एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए आपको ये ऋतिक सर जो है ना अभी फिलहाल के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझा रहे हैं। आपको एमसीक्यू जो है उसकी प्रैक्टिस तो करवाई जाएगी अलग से। हालांकि अब ये देखिए कि बाकी चैनल्स या बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में ऋतिक सर आपको एक और चीज एडिशन में दे रहे हैं कि हर एक वीडियो के अंदर लगभग 4 से 5 एमसीक्यूज जो है वो भी सॉल्व करवा रहे हैं। और वो एमसीक्यूज वही हैं जो कि उस दिन आपको पढ़ाया जाता है, उसी से निकला जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ये बहुत जरूरी है। अभी ये देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्टिंग वे में भी समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि ऋतिक सर बड़े बाखूबी से उसे निभा रहे हैं, इंटरेस्टिंग वे में समझा रहे हैं। हालांकि ये मैं तो ये फील करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें अगर समझ नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये बोरिंग है। हाँ, मैरिज वाला कंपोनेंट मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो ज़िंदगी में भी हमारे साथ होता है। और भी कुछ आगे है, कुछ स्कीम्स है, वो भी इंटरेस्टिंग है, बट कहीं ना कहीं बोरिंग भी रह जाता है क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते आप इसके अंदर, कुछ पिक्चर्स एड ऑन नहीं कर सकते, कुछ विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी बोरिंग चीज़ को भी अगर एक अच्छे तरीके से पढ़ाना हो टीचर के लिए एक चैलेंज है। और टीचर ने बड़ा अच्छे से वो चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप अपने एंड पे जिस हिसाब से कर सकते हैं वो तो बढ़िया रहेगा। बट ऋतिक सर जो है वो भी डेडिकेटेड वीडियोस जो होंगी एमसीक्यूज के ऊपर, जहां आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाएगा, बट जो एमसीक्यूज के अंदर जरूरत है चीजों को समझने की वो समझाई जाएगी। जस्ट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिखाया गया और उसका आंसर आपको बता दिया गया ना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी बट ऑफ द एमसीक्यूज, क्योंकि प्योर जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी हम इन वीडियोस के जरिए सीख चुके हो। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का ना, यूनिट नंबर 1 का। तो ये यूनिट नंबर 1 जो है वो आपका इसी चैप्टर के साथ हो जाएगा कंप्लीट। फिर यूनिट 2 पर आएंगे। ऐसे करते करते आपके 6 यूनिट्स हैं, सिलेबस ज़्यादा है, 60 नंबर स्पेशलाइजेशन के। और मैं ये भरोसा रखता हूँ कि ये जो 60 नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में, क्योंकि हर एक बच्चा
पीछे सोशोलॉजिस्ट जो बैकग्राउंड है वहाँ से नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को समझ आएगी भी, कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत भी हो रही हो। तो आपको अगर कहीं पर भी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, उसको गैदर करो, ग्रैब करो, और यहाँ पर भी हमारे चैनल के जरिए भी आपको जो भी सीखने को मिल रहा है उसको आप इंप्लीमेंट करो एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका जो ये लेक्चर सेशन है ये बढ़िया रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिल जाएगी रात 9 बजे एग्जैक्टली, जो कि मैथ्स के ऊपर रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।